हाय एवरीवन, सीए ब्रिजेश सिंह हियर। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है रिसीवर। तो अभी अपना फर्स्ट वैरायटी चल रहा है। फर्स्ट वैरायटी में जहाँ हम लोग क्या बनाते हैं, लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इसके अंदर एक कंसेप्ट आता है रिसीवर क्या होता है। सुनो, रिसीवर कंसेप्ट क्या होता है। एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ आपको। अगर आपने किसी को पैसा दिया है, ठीक है, और बाद में वो आदमी पेमेंट नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे? कॉमन है, आप पुलिस में जाएंगे या उससे पावरफुल कोई पर्सन रहेगा, उसको कंप्लेंट करेंगे ये बंदा हमारा पैसा नहीं दे रहा है, वो पैसा निकालने के लिए। सेम वही लॉजिक से हम लोग कंपनी में जाते हैं। कंपनी के अंदर डिबेंचर होल्डर लोग ने फाइनेंस किया है। डिबेंचर सिक्योर्ड भी होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं। मैं बात करता हूँ, उसमें एक होता है ना फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में एक पर्टिकुलरली एक एसेट्स के ऊपर सिक्योर्ड होता है ना। फिक्स चार्ज के ऊपर हाँ सुनो, तो जो डिबेंचर होते हैं, कुछ फिक्स चार्ज होते हैं, कुछ फ्लोटिंग चार्ज होते हैं। फिक्स चार्ज में एक पर्टिकुलरली एसेट्स के ऊपर सिक्योरिटी रहता है। जैसा डिबेंचर होल्डर लोग को हमने प्लांट एंड मशीनरी सिक्योर दिखा दिया, वो फिक्स चार्ज है। लेकिन कभी कभी डिबेंचर हम रेस करते हैं, हम लोग फ्लोटिंग चार्ज देते हैं। फ्लोटिंग चार्ज मतलब ऑल एसेट, जैसे कि स्टॉक और डेटर, जितना भी एसेट है फ्लोटिंग जो चेंज होते रहता है, उसको सिक्योरिटी दिखाएं। तो अभी कल कंपनी अगर बंद होती है तो डिबेंचर होल्डर लोग थोड़ा, उनको खतरा महसूस होगा कि यार हमारा पैसा कैसा मिलेगा, हमारा पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो डिबेंचर होल्डर लोग को कल अगर ऐसा होता है कि उनका इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, उनका प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिल रहा है, तो उनके पास अधिकार है, वो लोग रिसीवर अपॉइंट करेंगे। रिसीवर, फोन रिसीवर नहीं, रिसीवर एक पर्सन होता है। वो क्या करेगा, वो डिबेंचर होल्डर लोग के बिहाफ में काम करेगा। अब उसको अपॉइंट किया तो उसका कुछ खर्चा विर्चा रहेगा, वो अपना खर्चा कट कर लेगा, रेम्यूनरेशन एक्सपेंसेस, और पहला पेमेंट वो अपना डिबेंचर होल्डर लोग को पैसा सिक्योर कर लेगा। एक बार वो डिबेंचर होल्डर का पैसा सिक्योर कर लिया रिसीवर ने, तो रिसीवर का काम खत्म हो गया। रिसीवर क्या करेगा, दो बातें। अगर कंपनी कंटिन्यू चल रही है तो जो भी पैसा बचेगा वो कंपनी को हैंड ओवर कर देगा। लेकिन अगर कंपनी बंद हो रही है तो वो जो भी पैसा बचेगा वो लिक्विडेटर को हैंड ओवर करके चले जाएगा। तो सबको समझा, डिबेंचर होल्डर लोग रिसीवर अपॉइंट करते हैं इन केस ऑफ फ्लोटिंग चार्ज के अंदर। उनको अगर ऐसा लगता है कि हमारा प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं मिल सकता है या डूबने का चांस है, तो वो लोग रिसीवर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं रिसीवर क्या होता है, ये नोट कर लेना। ठीक है, सुनो, ध्यान देना। तो रिसीवर क्या होता है, रिसीवर डिबेंचर होल्डर हैविंग फ्लोटिंग चार्ज। हु इज द रिसीवर? रिसीवर इज ए पर्सन, रिसीवर इज ए पर्सन, वो भी इंसान है, हु इज अपॉइंटेड टू टेक पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। वो पोजेशन उसके पास चले जाएगा। हाँ, क्या पोजेशन बोलते हैं ना, वो गुड्स उसके पास चले जाएगा। तो हु इज अपॉइंटेड टू टेक द पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी फॉर प्रोटेक्टिंग पर्पस, फॉर रिसीविंग इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड अप्लाई इट अस डायरेक्टेड। जैसा उसको बोलेगा वैसा उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेगा पैसा मिलने के बाद। ठीक है, वो पोजेशन में ले लेता है, टेक द पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। मिला? रिसीवर कौन होता है? रिसीवर इज ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू टेक द पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ फ्लोटिंग चार्जेस है तो कोई फिक्स नहीं होता है कि कौन सा चार्ज, कौन सा एसेट आपके नाम पे सिक्योर्ड है। हु कैन अपॉइंट रिसीवर? रिसीवर कौन अपॉइंट करता है? तो इफ द मॉर्गेजी हैज एक्सप्रेस पावर। मॉर्गेजी कौन है? जैसा अभी डिबेंचर होल्डर लोग मॉर्गेजी जिन्होंने लोन दिया है कंपनी को, इफ द मॉर्गेजी हैज एक्सप्रेस पावर टू अपॉइंट द रिसीवर। एक्सप्रेस पावर मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, टर्म्स एंड कंडीशन में, कि तुम रिसीवर अपॉइंट कर सकते हो। तो अगर एक्सप्रेस पावर लिखा दिया गया है उनको, तो क्या लिखा है? इफ द मॉर्गेजी हैज एक्सप्रेस पावर टू अपॉइंट द रिसीवर इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, एग्जांपल फेलियर ऑफ द कंपनी टू पे इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट ऑन ड्यू डेट, तो ऐसा केस में वो लोग रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं। ही में अपॉइंट रिसीवर। तो दो सिचुएशन है, या तो एक्सप्रेस पावर है या दूसरा नॉट एन एक्सप्रेस पावर। एक्सप्रेस पावर दिया है तो वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं जब भी उनका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल टाइम पे नहीं पे किए। तो अगर एक्सप्रेस पावर नहीं दिया गया तो वो कोर्ट से परमिशन लेके रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं।
अब रिसीवर को अपॉइंट किया तो उसका ड्यूटी क्या होगा, ध्यान देना, ए पॉइंट, रिसीवर इफ अपॉइंटेड शॉल रियलाइज, वो असेट्स को सेल करेगा, रियलाइज द असेट, स्पेसिफिकली और जनरली चार्ज इन फेवर ऑफ मॉर्गेज, जो उनके फेवर में मॉर्गेज किया है उसको सेल करेगा, रियलाइज द असेट्स, and after meeting all expense and remuneration make payment to the person entitled, asset sell करेगा, after meeting the expenses and make a payment to the person entitled, जिसको अधिकार है उसको पेमेंट कर देगा। मतलब समझा उसका ड्यूटी क्या रहेगा, वो एसेट को सेल करेगा और डिबेंचर होल्डर का पेमेंट क्लियर कर देगा। और उसके बाद क्या, द रिसीवर ये बनाता है, रिसीवर विल प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एक नया बात है ध्यान देना, रिसीवर क्या बनाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और वो सबमिट करेगा। दो सिचुएशन, अगर कंपनी गोइंग कंसर्न है तो कंपनी को सबमिट कर दे, कंपनी बंद हो रही तो लिक्विडेटर को सबमिट करेगा। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। हु इज रिसीवर, रिसीवर वो पर्सन है जिसको पोजीशन मिल जाता है उस प्रॉपर्टी का। हु कैन अपॉइंट, अगर एक्सप्रेस पावर है तो इंटरेस्ट पेमेंट डिफॉल्ट किया, प्रिंसिपल डिफॉल्ट किया तो एक्सप्रेस पावर में वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस पावर नहीं है तो कोर्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तभी भी आप अपॉइंट कर। ड्यूटी क्या होगा उसका, एसेट्स को सेल करने का और पेमेंट करने का डिबेंचर होल्डर लोग का। और क्या बनाएगा, और रिसिप्ट से पेमेंट अकाउंट बनाएगा। अगर कंपनी चलती है, कंटिन्यू है तो कंपनी को हैंडल कर देगा सरप्लस, कंपनी बंद हो रही है तो लिक्विडेटर को हैंडल कर देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रॉब्लम करते हैं इससे संबंधित बेटा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। याद हो गया अभी जो कंसेप्ट पढ़ाया सर ने, जब भी रिसीवर को अपॉइंट करेंगे तो पहले आप बनाएंगे रिसीट से पेमेंट और उसके बाद बनाएंगे लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। चलो करते हैं क्वेश्चन, एग्जाम क्वेश्चन नवंबर 2013 में आ चुका है। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ वसंत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2013, वाइंडिंग अप का डेटा दिया हुआ, ये रहा असेट्स, लैंड बिल्डिंग, करंट असेट्स, प्रॉफिट लॉस और डिबेंचर में लॉस हुआ, एक्सपेंसेस है। ये सेट प्रेफरेंस शेयर से 10,000 इक्विटी शेयर हाईलाइट कर देता हूँ, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है और 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच है। ठीक है, लेकिन वो उसका पेड अप 8 है, तो दो टाइप का, दो कैटेगरी का इक्विटी शेयर्स है, एक 10,000 एक 5,000। 30% डिबेंचर, मॉर्गेज लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर है, इनकम टैक्स एरियर्स है, असेसमेंट कंप्लीटेड इन फेब 2013, मतलब पिछला 12 महीने में जो भी टैक्स ड्यू है वो प्रेफरेंशियल माना जाता है, तो ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है। आगे बढ़ते पैराग्राफ पढ़ते हैं। मॉर्गेज लोन व सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड बिल्डिंग, गोल्डन वर्ड, जो मॉर्गेज लोन है वो किस पे सिक्योर्ड है, लैंड बिल्डिंग पे, मतलब कल अगर लैंड बिल्डिंग सेल करेंगे तो पहला अधिकार मॉर्गेज लोन का ही है, वो पहला क्लियर कर लेंगे अपना, सरप्लस रिसीवर को देंगे। दूसरा बोलता है डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल एसेट, कंपनी इज अनेबल टू मीट द पेमेंट, देयरफॉर डिबेंचर होल्डर अपॉइंट द रिसीवर फॉर द डिबेंचर होल्डर्स। ही बाउट द लैंड बिल्डिंग, देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ते जाना, ये सब उसी के बारे में बोला। ही बाउट द लैंड बिल्डिंग, ऑक्शन में बेचा, 1,60,000 मिला। ही ऑल्सो टुक द चार्ज ऑफ सन्ड्री एसेट रियलाइज टू, लग यहाँ से यहाँ तक समझा, जो ब्रैकेट डाला गाल पे, ये रिसीवर ने किया। बैंक ओवरड्राफ्ट वाज सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी द डायरेक्टर द कंपनी एंड ऑन द बैंक रेज्ड द डिमांड दैट डायरेक्टर पेड ऑफ द ड्यूज फ्रॉम द पर्सनल रिसोर्सेज। ठीक है, द कॉस्ट टू द रिसीवर, रिसीवर का खर्चा 1950 है एंड लिक्विडेटर का 3,000। रिसीवर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी रेम्युनरेशन बट द लिक्विडेटर वाज टू रिसीव 2% फीस ऑन द वैल्यू ऑफ द एसेट रियलाइज्ड बाय हिम। तो सेंटेंस पढ़ते, मॉर्गेज लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड बिल्डिंग, डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स, कंपनी इज अनेबल टू मीट द पेमेंट, देयरफॉर डिबेंचर होल्डर अपॉइंट द रिसीवर ऑफ द डिबेंचर होल्डर। ठीक है, कंपनी ने रिसीवर अपॉइंट किया डिबेंचर होल्डर के लिए। ही बाउट द लैंड बिल्डिंग एंड ऑक्शन एंड रियलाइज 160। ही ऑल्सो टुक ओवर द चार्ज ऑफ सन्ड्री एसेट, उसको बेच के 2 लाख रुपए मिला। बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड बाय पर्सनल गारंटी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ऑन द बैंक रेज्ड डिमांड, डायरेक्टर पेड ऑफ द ड्यूज फ्रॉम द पर्सनल रिसोर्सेस। तो कॉस्ट इंकर्ड बाय द रिसीवर का दिया है, लिक्विडेटर का दिया है, और उसको कमीशन कितना देना, रिसीवर इज नॉट इंटाइटल्ड टू एनी रेम्युनरेशन बट द लिक्विडेटर को 2% फीस देंगे ऑन द एसेट रियलाइज। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज नॉट पेड डिविडेंड फॉर, देखो ऊपर लिखा हूँ बाकी, फॉर द पीरियड आफ्टर 31 मार्च 2011, मतलब 11-12 और 12-13 2 साल से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमने डिविडेंड नहीं दिया, और इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर भी देना डिबेंचर होल्डर लोग को। रेस्ट ऑफ द एसेट सोल्ड फॉर 1,50,000, प्रिपेयर रिसीवर और लिक्विडेटर बनाना है। सेम क्वेश्चन ऑलरेडी किया ना, वैसी टाइप का ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बना लेना रिसीवर रिसीट से पेमेंट, बाद में लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट। पहले रिसीवर काम कर लेते हैं, रिसीवर में क्या क्या सेल किया।
ओके, तो सबसे पहला रिसीवर ने क्या क्या सोल्ड किया, तो सबसे पहला बेटा सन्ड्री असेट्स, हाँ सन्ड्री असेट। तो ये देखो ये पैराग्राफ, ये जो ब्रैकेट डालो ना वहाँ से वहाँ तक पढ़ो। तो सन्ड्री असेट रियलाइज्ड, सन्ड्री असेट रियलाइज, तो सन्ड्री असेट रियलाइज कितना किया, देखो 2 लाख का सोल्ड किया, तो सन्ड्री असेट सोल्ड किया 2 लाख का, बरोबर। उसके बाद क्या बोलता है, ये जो मॉर्गेज लोन था वो लैंड बिल्डिंग पे सिक्योर्ड है, तो लैंड बिल्डिंग सेल करके जो पैसा मिलेगा वो मॉर्गेज लोन ही क्लियर कर लेंगे। ओके, तो वहाँ से हमें सरप्लस मिलेगा, तो क्या लिखेंगे, सरप्लस, सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम मॉर्गेज लोन, सरप्लस रिसीव फ्रॉम मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज। इसको ब्रैकेट में आप दिखा सकते हो, जैसे कि आप देखो लैंड बिल्डिंग कितने में सेल हो गया, लैंड बिल्डिंग सोल हो गया 1,60,000 का, तो 1,60,000 मिला, लेकिन उसके अंदर से हमने किसका पेमेंट करेंगे, मॉर्गेज लोन का 70,000, तो मॉर्गेज लोन का 70,000 पे हो गया, तो बैलेंस जो होगा वो रिसीवर को हैंड ओवर कर देगा। तो कितना मिलेगा, 160 माइनस 70 आंसर 90,000, 90,000 रिसीवर को हाथ में आ गया, वो अभी वो डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करेगा। अब आते हैं रिसीवर का पहला खुद का खर्चा कौन सा, देखो कॉस्ट ऑफ द रिसीवर इज 1950, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रिसीवर, कॉस्ट ऑफ रिसीवर कितना 1950 है, मिला क्या। लेकिन रुक जाओ, डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करने से पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन सा है, ये जो गवर्नमेंट का पैसा है 25,000। ओके, तो लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कौन सा है, गवर्नमेंट का पैसा, तो गवर्नमेंट का पैसा कितना है, देखो 25,000, दैट इज प्रेफरेंशियल डिबेंचर होल्डर के पहले पेमेंट करना। अब इसके बाद पे करेंगे हम लोग डिबेंचर होल्डर का पैसा, डिबेंचर होल्डर का पैसा। तो डिबेंचर होल्डर में पहला डिबेंचर का पेमेंट कितना है, देखो डिबेंचर का रेट है 13%, तो 13% डिबेंचर, 13% डिबेंचर, वो कितना देखो 13% डिबेंचर 1.5 लाख रुपया, तो 13% डिबेंचर 1.5 लाख रुपया, ये तो देंगे प्लस हम इंटरेस्ट भी देंगे, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट देखो हाँ कहाँ ऊपर लिखा था, देखो यहाँ पर एक सेंटेंस मिला, इंटरेस्ट 6 महीने का देना बाकी है, तो 1.5 लाख के ऊपर 13%, 1.5 लाख के ऊपर 13%, 6 महीने का, तो आंसर आएगा 9750, 9750 इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ, तो टोटल कितना हो गया 1,50,000 प्लस 9750, 1,59,750। अब जो भी रिसीवर का तो काम हो गया, अब जो भी पैसा मिलेगा सरप्लस वो किसको हैंडल कर देगा, लिक्विडेटर को। तो टोटल हो गया 2 लाख प्लस 90, 2,90,000, 2,90,000 इज द रिसिप्ट, 2,90,000 माइनस 1,950 से खुद का खर्चा, प्रेफरेंशियल को दिया 25,000 माइनस 159,750, तो ये कितना हैंडओवर कर देगा, 1,03,300 रुपया, ये किसको हैंडओवर कर देगा, सरप्लस, ये लिक्विडेटर को। तो लिख देना सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर, सरप्लस ट्रांसफर टू लिक्विडेटर, लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर देगा इसका, फिर इसका इस अकाउंट में आएगा, क्या लिखोगे, सरप्लस रिसीव फ्रॉम रिसीवर, सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर, कितना मिला 1,03,300, बोलो यहां तक समझा, 1,03,300 किधर से आया, 1,03,300, ठीक है, यस सर। अब इसके बाद गाड़ी आगे चलाते हैं। अब लिक्विडेटर का रोल निभाने का भी, लिक्विडेटर क्या करेगा, बचा कुचा एसेट सोल्ड किया, तो देखो रेस्ट ऑफ द एसेट नीचे मिला क्या, ये देखो यहाँ पर नेक्स्ट बाजू वाला छोटा सा ऊपर मेरा सर के ऊपर, रेस्ट ऑफ द एसेट रियलाइज 1.5 लाख, तो मतलब 1.5 लाख का एसेट सोल्ड किया, बचा कुचा एसेट, तो एसेट रियलाइज्ड, एसेट रियलाइज्ड बाय कौन, लिक्विडेटर, बाय लिक्विडेटर। ये मेहनत लिक्विडेटर का है, तो लिक्विडेटर को इसी पे कमीशन मिलेगा, तो 1.5 लाख का एसेट सोल्ड किया लिक्विडेटर ने। ओके, अब आते हैं लिक्विडेटर का खर्चा, लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस, पैराग्राफ में पढ़ो, लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस है 3,000 रुपया, बाद में रेम्यूनरेशन भी देंगे उसको, तो लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन
लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन किस पे दोगे? जो एसेट उसने सेल किया था, तो 1.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट रेम्यूनरेशन है? 1.5 लाख के ऊपर 2% देंगे, तो 1.5 लाख के ऊपर 2% आएगा, कोइंसिडेंस 3,000 ही आएगा। लिक्विडेटर के बाद किसका पेमेंट करते हैं हम लोग? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, वो तो हो चुका है, उसका डिबेंचर होल्डर वो तो हो चुका, उसका आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लोग का। तो आ जाओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लोग का पेमेंट करेंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कौन कौन है? एक तो ट्रेड क्रेडिटर है, ट्रेड क्रेडिटर 38,000 का, और बाद में वो डायरेक्टर लोग ने पेमेंट किया तो डायरेक्टर को हमें पे करना पड़ेगा। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट, क्योंकि वो बोलता है, पढ़ लो पैराग्राफ पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, कंपनी इज अनेबल टू मीट द पेमेंट देयरफॉर डिबेंचर होल्डर अपॉन ब्ला ब्ला, नीचे पढ़ो, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड ऑफ पर्सनल गारंटी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड ऑन द बैंक रेज द डिमांड, डायरेक्टर पेड ऑफ द ड्यूज फ्रॉम द पर्सनल रिसोर्स। बेटा डायरेक्टर ने पे किया तो हम डायरेक्टर को पे करेंगे ना यार, डायरेक्टर ने गारंटी दिया था तो डायरेक्टर ने पे कर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हम डायरेक्टर को पे करेंगे, वही बैंक ओडी हम पे कर रहे हैं। ओके, किसको पे किया? डायरेक्टर को पे किया, ठीक है, यस सर। तो कितना बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया हमने बेटा? 30,000, तो 38 + 30 आंसर 68,000 अनसिक्योर्ड लोग को पे कर दिया। इसके बाद पेमेंट किसको करते हैं? देखो वापस रिकॉल करते हैं, लिक्विडेशन का हो गया, प्रेफरेंशियल हो गया, डिबेंचर होल्डर हो गया, अनसिक्योर्ड हो गया। अब आते हैं प्रेफरेंशियल होल्डर। प्रेफरेंशियल होल्डर में प्रेफरेंशियल कैपिटल, देखो प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना परसेंट है? प्रेफरेंशियल कैपिटल है 10%, 1.5 लाख रुपया, तो 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल 1.5 लाख रुपया वो देंगे, प्लस उनका जो डिविडेंड है, देखो कितना साल से डिविडेंड नहीं दिया, तो बोलता है प्रेफरेंशियल का डिविडेंड 2 साल से नहीं दिया, तो 2 साल का डिविडेंड हम पे करेंगे, तो एरियर्स है डिविडेंड, क्या बोलेंगे? एरियर्स है डिविडेंड। तो 1.5 लाख के 2 ईयर्स का छोटा सा लिखा हूँ, तो 1.5 लाख के ऊपर 10% 15,000 इंटू 2, तो 2 साल का 30 रुपये डिविडेंड प्रेफरेंशियल होल्डर लोग का। तो टोटल कितना देंगे? 1,80,000। अब आएगा मजा, तो शेयर होल्डर लोग कॉल करें कि रिफंड करें, यही कंफ्यूजन है, तो इसके हम लोग करेंगे वर्किंग नोट करेंगे। हाँ, यहाँ से हम लोग वर्किंग नोट करते हैं, पेन चेंज कर रहा हूँ, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट एग्जाम में करना क्या, अभी हम ये पता लगाएंगे प्रेफरेंशियल होल्डर लोग को देने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है। सुन रहे हैं? हेलो, हाँ, अब हम लोग ये पता लगाएंगे कि हमारे पास पैसा कितना बचा है प्रेफरेंशियल होल्डर को देने के बाद। तो लिखेंगे अमाउंट अवेलेबल, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट अवेलेबल आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंशियल होल्डर। तो प्रेफरेंशियल होल्डर को देने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा है, तो कैसे पता लगाएंगे? टोटल ऑफ द रिसिप्ट करना, टोटल ऑफ द रिसिप्ट आज तक। हाँ, क्या टोटल ऑफ द रिसिप्ट, तो देखो टोटल ऑफ द रिसिप्ट कितना है, प्लस कर लो, ये देखो 1,03,300 जो नहीं क्या रिसीवर से मिला था, और प्लस 1.5 लाख उसने बेचा था, तो 153,300 का रिसिप्ट है। टोटल ऑफ द रिसिप्ट है 253,300। कितना सर? टोटल ऑफ द रिसिप्ट आता है 2,53,300। अब हम माइनस करेंगे लेस टोटल ऑफ द पेमेंट, टोटल ऑफ पेमेंट। तो टोटल ऑफ द पेमेंट देखो कितना है, ये रहा पेमेंट अभी तक जितना भी हो गया, तो 3,000 + 3,000, तो ये हो गया 6,000 + 68,000 + 1,80,000, तो टोटल ऑफ द पेमेंट है 2,54,000। पेमेंट बहुत ज़्यादा है, तो 2,54,000। ये देखो माइनस करोगे तो माइनस में आता है आंसर, कितना माइनस में आता है? 253,300 माइनस करो, 700 रुपये शॉर्टेज है, 700 रुपये शॉर्टेज है। अब हम ये डिसाइड करेंगे 700 रुपये क्या करना, तो अब हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 कैलकुलेशन ये करेंगे कि हम कॉल करें कि रिफंड करें। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ व्हाट सर? रिफंड, कैलकुलेशन और रिफंड और कॉल टू इक्विटी शेयर होल्डर। रिफंड करें कि कॉल करें उनको, इक्विटी शेयर होल्डर लोग को। तो चलो, तो उसमें आ जाओ, पहले अपन स्टाइल याद है ना, दोनों शेयर से लिखने का, बॉक्स वगैरह आप बना लेना, ठीक है, मैं नहीं बना रहा हूँ। तो पहला हम लोग लिखेंगे शेयर्स, क्या लिखना है बेटा? शेयर्स। तो बेटा हेलो, हाँ देखो, एक शेयर 10,000 था, एक 10,000 शेयर्स है, और दूसरा देखो ब्लू से हाईलाइट किया था, एक 5,000 है, ठीक है। दोनों का पेड फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये कैप से इंटू करो तो कितना आएगा? तो 10 कैलसी ले लो, गलती मत करो, 10,000 × 10 आंसर 1 लाख,
इसका इक्विटी शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू 1 लाख, उसका भी इंटू करो 5000 इंटू 10, आंसर 50,000, तो 1 लाख और 50,000, तो टोटल कितने हो गए? 1.5 लाख हो गए। ये रेशो में काम आता है, भूल ना जाना। अब मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ये हमारा काम का पेड अप, ये वर्किंग है ना, पेड अप। तो मेरे को ये बताओ पेड अप कैसे निकालेंगे? एक का पेड अप है 10 रुपया, दूसरे का 8 रुपया, तो एक बार 10 से इंटू करेंगे, एक बार 8 से इंटू करेंगे, तो चलो 10,000 शेयर से इंटू 10, आंसर 1 लाख। मतलब ये लोग ने 1 लाख रुपया पूरा दे दिया कंपनी को। और सेकेंड कैटेगरी वाले 5,000 इंटू 8, सेकेंड कैटेगरी के जो लोग हैं वो लोग 40,000 रुपया दिए अभी तक। तो टोटल कंपनी के पास 1,40,000 इकट्ठा हुआ है आज तक। लेकिन ये बताओ इस क्वेश्चन में शॉर्टेज कितना है? 700 का शॉर्टेज है, तो 700 जो माइनस में आता है यहाँ इसके नीचे लिखने का। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 1,40,000 तो नहीं मिलेगा, डूब गया, और प्लस 700 रुपये तुम और लेके आओ। तो उस हिसाब से 700 रुपये और लाएंगे लोग, तो इनका लॉस कितना हो जाएगा? 1,40,700। समझा? ये सबको बैलेंसिंग समझा? मतलब इसी को बोलते हैं लॉस ऑन लिक्विडेशन। तो इसको बोलेंगे लॉस ऑन लिक्विडेशन। इसको किस रेशो में बांट के लेने का? जो वैल्यू से लिखा है 10:5, 10:5 का रेशो में बांट के लेंगे, तो 1,40,700 इंटू 10/15 करो। तो जो भी लॉस है 1,40,700 को फेस वैल्यू के रेशियो में बांटेंगे, तो इंटू 10/15 करो, आंसर। इसको लॉस बर्दाश्त करना 93,800, और दूसरे का निकालो 1,40,700 इंटू 5/15, तो इसको लॉस बर्दाश्त करना है 46,900। तो बेटा इतना लॉस बर्दाश्त करना है, तो देखो इसने दिया 1 लाख रुपए, 93 लॉस बर्दाश्त करना है, तो बाकी रिफंड मिलेगा उसको। तो कितना मिलेगा फर्स्ट कैटेगरी वाले को? 1 लाख माइनस 93,800, तो इसको रिफंड मिलेगा 6,200। रिफंड वाला केस है, इसके नीचे लिखा हूं देखो, इसको रिफंड देंगे। ये रुपी से पूरा भड़कना नहीं, दैट इज बोलने का मतलब क्या, रिफंड कितना देंगे आता हूँ। इसने 40,000 दिया, लेकिन लॉस बर्दाश्त करना 46,900। इसका ना तू घर से और पैसा लाएगा, तो कितना लाएगा? 6,900 रुपये कॉल करेंगे, इससे इसको कॉल करेंगे। तो मैं बोलने का मतलब ये है दैट इज ये 6,200 रुपये रिफंड करोगे। ऐसे कितने लोग हैं? 10,000 लोग हैं, तो 6,200 को 10,000 से डिवाइड करो, समझे? तो 6,200 दैट इज 6,200 लिखा क्या, डिवाइड बाय 10,000 करो, तो आंसर आएगा 0.62, दैट इज 10,000 शेयर्स लोगों को कितना रुपया रिफंड करोगे? 0.62 पर शेयर। यहाँ पर 6,900 कॉल करना है, ऐसा 5,000 लोग हैं, तो 5,000 से डिवाइड करो, 5,000 लोग से डिवाइड करो, तो 6,900 डिवाइड बाय 5,000। यहाँ पे कॉल करेंगे 1.38, कितना लोग से कॉल करोगे? दैट इज 5,000 शेयर होल्डर लोगों से एट द रेट 1.38 रुपीज़ पर शेयर कॉल करेंगे। बोलो समझा? अब कॉल करोगे तो रिसिप्ट में आएगा, रिफंड करोगे तो पेमेंट में आएगा। हम इसी को लिखेंगे, पहला कॉल कर लेते हैं। 5,000 इंटू 5,000 शेयर होल्डर लोग को इंटू 1.38 कॉल करेंगे, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल को कॉल करेंगे, कॉल ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, कॉल ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। 5,000 लोग से 1.38 कॉल करेंगे, तो कितना पैसा आएगा? 6,900 रुपये आ जाएगा। और कुछ फर्स्ट कैटेगरी के शेयर होल्डर लोग को हम रिफंड करेंगे, तो कितना रिफंड करोगे? 10,000 लोग को 0.62, तो 10,000 शेयर होल्डर लोग को 10,000 शेयर्स पे 0.62 रिफंड करेंगे, तो 10,000 इंटू 0.62, आंसर 6,200 इनको रिफंड करेंगे। ये स्टेज पे टैली करना, पक्का टैली हो जाएगा। आप सही किए तो टैली हो जाएगा, गलत करो तो टैली नहीं होगा। 1,03,300 प्लस 1.5 लाख प्लस 6,900, 2,60,200। अब ये पेमेंट साइड का 3,000 प्लस 3,000 प्लस 68,000 प्लस 1,80,000 प्लस 6,200, वाओ 2,60,200। बोलो समझा? वापस ये कौन सा क्वेश्चन वैरायटी क्या है? एग्जाम क्वेश्चन था, जहाँ पे हमने क्या बनाया था? रिसीवर बनाया, बाद में लिक्विडेटर का स्टेटमेंट अकाउंट बनाया। मैं अपना वीडियो ऐड करूँ थोड़ा सा? हाँ सुनो, तो यहाँ हम बनाए लिक्विडेटर फाइनेंस स्टेटमेंट अकाउंट के पहले रिसीवर बनाया। तो क्या करने का ऐसा केस में? आप पहला बना देना रिसीवर, रिसिप्ट से पेमेंट, असेट सेल किया, मॉर्गेज से सरप्लस मिला, उसने अपना खर्चा निकाले, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पहला पेमेंट करना। हाँ क्या? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पहला पेमेंट कर देना।
25 सर गवर्नमेंट का पैसा जो 12 महीने के अंदर ड्यू हो गया है, लिक्विडेशन के 12 महीने के अंदर जो जो ड्यू हो गया है वो आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर है, आपको पे करना है। डिबेंचर होल्डर का इंक्लूडिंग 6 मंथ इंटरेस्ट, तो सरप्लस हुआ है 2,90,000 में से सब खर्चा माइनस करो, सरप्लस है 1,03,300। ये 1,03,300 यहाँ पर जाएगा किधर, लिक्विडेटर में जाएगा। अब लिक्विडेटर ने सेल किया 1.5 लाख का एसेट, उसका एक्सपेंस और रेम्युनरेशन दे दिया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे किया, क्योंकि जो बैंक ओवरड्राफ्ट था डायरेक्टर ने पे किया तो हम डायरेक्टर को पे कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को और डिविडेंड भी पे किया, एरियर्स डिविडेंड 2 इयर्स का। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कॉल करना है कि रिफंड करना है, इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट किए। वर्किंग नोट दिखाई दिया सबको अच्छे से। अमाउंट अवेलेबल आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, हिम्मत नहीं हारने का, एम ऐसी करने का, प्लस में भी आने दो माइनस में भी आने दो। तो टोटल ऑफ द रिसिप्ट, टोटल ऑफ द पेमेंट, तो 700 रुपये शॉर्टेज गिरता है। तो वर्किंग नंबर 2 कैलकुलेशन और रिफंड और कॉल टू इक्विटी शेयर होल्डर, 10,000 शेयर है, फेस वैल्यू लिख दो। और ये जो पोपटी से लिखा ये मेन क्लू है, ये मेन आंसर है। क्या सुना यार है बेटा, ये जो पोपटी से लिखा हो ना ये मेन आंसर का पार्ट है, समझ में आया है? हाँ अब ये बॉक्स बराबर दिख रहा है। हेलो दुनिया वालों सुनो, तो ये जो था ना क्या बोल रहे थे सर कि हम कॉल करें कि क्या करें, तो ये जो बॉक्स में डाला ना वो मेन आंसर है। तो पेड अप वैल्यू लिख लो और वो जो 700 ऊपर लॉस आया था वो नीचे लिखो। तो उस हिसाब से पूरा लॉस कितना होगा 1,40,700। ये जो लॉस है उसको फेस वैल्यू का रेशियो में बांट के लेने का। फेस वैल्यू है 10:5, 10:5। तो 10:5 में बांट के लेंगे तो इसको रिफंड करेंगे, इसको कॉल करेंगे। तो रिफंड कितना लोग है, 10,000 लोग हैं तो 0.62 रिफंड करेंगे और कॉल करेंगे 5,000 लोग से तो 1.38 कॉल करेंगे। ठीक है चलो एज्यूम करता हूँ बेटा अच्छे समझ में आया। प्रैक्टिस करोगे और इजी लगेगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो केवल मेरे को इजी लगेगा। ठीक है चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।